हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो के बाद आपका जो डर है वह खत्म होने वाला है। भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप साइंस के पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास कितना समय है? तो 2 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, 2 महीने का समय बचा हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे साइंस से 45 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप इन 2 महीनों में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी प्रश्न बनेगा इन्हीं टॉपिक्स से बनेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट के समय में सही डायरेक्शन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जिन्हें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, जो पेपर में आएगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यही टॉपिक आपको क्या करना है, 2 महीने में पढ़ना है। हर दिन 1 से 2 टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और याद भी करते रहना है, समझना भी है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? संयोजन या योगात्मक तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो संयोजन को ही युगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। कभी कभी संयोजन अभिक्रिया लिख करके आता है पेपर में और कभी कभी क्या दे दिया जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। तो दोनों एक ही चीज है। और वियोजन अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है। इसका परिभाषा और इसका उदाहरण, जो समीकरण होगा वो भी आपको याद कर लेना है कि कैसे होता है। संयोजन अभिक्रिया का समीकरण कैसे बनता है और वियोजन अभिक्रिया में समीकरण कैसे बनता है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है उष्मा शोषी तथा उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा शोषी तथा उष्मा छेपी अभिक्रिया पढ़ लेना है। तीसरा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ये आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 समीकरण दिया जाता है और कह देता है कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। और हर बार आता है, ऐसा नहीं है कि इस बार आएगा तो अगले बार नहीं आएगा। हर बार संतुलित करने के लिए समीकरण दिया ही जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए। फिर आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि पढ़ना है, धावन सोडा बनाने की विधि पढ़ना है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि पढ़ना है। तो ये 3 विधि आपको पढ़ना है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर ये 3 पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी विधि नहीं आएगा आपके पेपर में। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लेना है। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, अंतर पूछा जाता है और जब भी अंतर पूछा जाएगा तो 4 नंबर का पूछा जाएगा। हमेशा 4 अंतर ही पूछा जाता है। तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको आना चाहिए। फिर सजातीय श्रेणी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। हर दिन कम से कम 2-2 टॉपिक पढ़िए और अभी आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में आसानी से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आईयूपीएससी नामकरण आपको आना चाहिए। ठीक है, आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये सब अभिक्रियाएं जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जीव विज्ञान में आते हैं तो यहाँ पर आपको पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है और उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। और केवल पढ़ना ही नहीं है, इसका चित्र भी बनाने आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए पेपर में पूछा जाता है। पाचन तंत्र पे क्वेश्चन देगा तो कहेगा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी लिखना भी है और संरचना भी आपको बनाना है। तो फिगर भी आपको बनाने आना चाहिए। तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया और उत्सर्जन तंत्र हो गया। फिर लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर आता है, तो ये भी तैयार करना है। पुष्प की संरचना, पुष्प बनाने भी आना चाहिए और इसके बारे में लिखना भी है। नर तथा मादा जनन तंत्र, इसका भी आपको चित्र आना चाहिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो जितने भी अंतर यहाँ पर मैं लिखा हूँ सभी जो अंतर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डीएनए और आरएनए में जो अंतर है कम से कम 4 अंतर आपको पढ़ना है। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। फिर अगला टॉपिक क्या है? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। क्या है? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। फिर मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये सब जो टॉपिक है ये जीव विज्ञान से थे। तो केमिस्ट्री में मैंने ऊपर आपको बताया क्या क्या पढ़ना था, उसके बाद जीव विज्ञान में ये 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ लेना है। फिर आते हैं फिजिक्स में।
फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसका चित्र भी बनाने आना चाहिए आपको। उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो सब कंडीशन में आपको चित्र बनाने आना चाहिए, किरण आरेख खींचना आना चाहिए। उत्तल दर्पण हो जाए चाहे अवतल दर्पण हो जाए। फिर उत्तल और अवतल दर्पण की उपयोग आपको आना चाहिए, कम से कम 3 उपयोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन था वैसे ही अपवर्तन को भी पढ़ लेना है। फिर उत्तल तथा अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पण से भी बनने वाले प्रतिबिंब आना चाहिए और लेंस से भी बनने वाले प्रतिबिंब आना चाहिए, क्योंकि किरण आरेख पूछा जाता है। कह देगा कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो किरण आरेख द्वारा दिखाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आएगा तभी तो बनाएंगे। फिर आपको लेंस की क्षमता, इसका डिफिनीशन और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर मानव नेत्र पढ़ना है। ठीक है, मानव नेत्र का भी सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, तो नेत्र का चित्र भी आपको बनाने आना चाहिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर उसके बाद ओम का नियम, फिर क्या है, विद्युत धारा हो गया, फिर प्रतिरोध हो गया, इन सब का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए और फार्मूला। समांतर क्रम संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आता है। फिर क्या है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फिर उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, फिर आता है फैराडे का नियम। ये सभी नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, सभी नियम, सभी अंतर जो भी यहाँ पर है सब पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओजोन परत का अपक्षय और लास्ट जो टॉपिक है 45 नंबर, ऊर्जा के स्रोत। क्या है, ऊर्जा के स्रोत। तो ये 45 टॉपिक आपको अभी पढ़ लेना है, क्योंकि 2 महीने आपके पास बचा हुआ है। अगर इस 2 महीने को भी ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो लास्ट में आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो पेपर में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि नकल की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा, जितना पढ़े रहेंगे उतना ही लिख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 2 महीने मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद 2-3 महीना ऐसे बैठे ही रहेंगे, तो उस समय खूब घूमिएगा, जहां जाना होगा वहां जाइएगा। लेकिन ये जो 2 महीना है बहुत ही सुनहरा समय है। ठीक है, तो इसको बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई में इसको लगाइए। और ये जो 45 टॉपिक्स मैंने बताया है, इन 2 महीने में इसको अच्छे से पढ़िए, समझ करके पढ़िए, कि अगर क्वेश्चन आप पेपर में भूल भी जाते हैं तो आप अपने से भी उसको बनाकर लिख सकें। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, ये 45 टॉपिक आपको अभी तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।